गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये बता दें आप लोगों को, वॉल्यूम 1, और इसमें 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है, जिसका एग्जाम कंडक्ट किया गया था 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक। और आज जो सेशन लेके आए हैं फ्रेंड्स, इस बुक का हम लोग सेट नंबर 16 देखने जा रहे हैं। ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था 25/8/2022 ईस्वी को। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए आप लोग कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। CH3COOH और H2CO3, ये दोनों एक दुर्बल अम्ल है। देखिए फ्रेंड्स, एक मजबूत अम्ल वह होता है जो पानी में पूरी तरह से आयनित होकर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है, जबकि एक कमजोर अम्ल केवल आंशिक रूप से पानी में आयनित होता है एवं इस प्रकार हाइड्रोजन आयनों की एक छोटी मात्रा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। देखिए प्लास्टिक जो है ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक को सड़ने में कई वर्ष लग जाते हैं तथा यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक वे सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं जिन्हें किसी भी माइक्रोबियल क्रिया कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है कि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। जनवरी 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की। तो ये जारी किया था नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा 3 ओम। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है। दिगंबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जिसमें दूसरा श्वेतांबर है। संस्कृत शब्द दिगंबर का अर्थ होता है जिन्होंने आकाश को ही अपना वस्त्र मान लिया है। दिगंबर संप्रदाय के लोग किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ष 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने। तो वह थे देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द खाली जगह दिया हुआ है, दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्न, ठीक है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं क्या होती है, शांत होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। तो वह किट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे इंडिकोव ओम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। चलिए, इसको जो चित्र दिया गया है इसको देख लीजिए, और उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कागज़ के तल में अंदर की ओर। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा, चलिए अब उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। तो वह तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है, और यह स्पष्ट है कि नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा 22। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और किस राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के न्याय क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय विधेयक 2022 पारित किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो वह है नाखूनों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की स्थिति को पेश किया गया था। तो ये 28 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स वह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, काल बैसाखी स्थानीयकृत गरज है जो प्रचंड हवाओं, मूसलाधार बारिश से जुड़ी होती है, जो अक्सर पश्चिम बंगाल में ओलों के साथ होती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 इसमें है, खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। तो वह है AIADMK। ठीक है, AIADMK यानी कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में बहुत प्रभाव है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हो जाएगा, अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 33। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया, N2S2 2NS3। ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 होगा। इसमें कह रहा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो वह संशोधन था 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी। तो वस्तु स्थित होगी वक्रता केंद्र से परे यानी कि बाहर। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा एक वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरे शब्दों में, जब वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 44, प्रश्न नंबर 44 होगा।
उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चलिए फिर भी देख लीजिए। किस शहर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में नामित किया गया? तो वह हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? वह कौन सा कोशिका अंग है? चलिए ऑप्शन जो दिया गया है देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, अंतर्द्रवी जालिका इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 50। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? वह कौन सा सूत्र है? तो फ्रेंड्स वह सूत्र यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, H = IR²T। ठीक है, देखिए जूल के ताप के नियम के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है I²RT, जहाँ I धारा है, R प्रतिरोध है और T समय हो जाएगा। जूल का नियम उस दर का गणितीय विवरण है जिस पर सर्किट में प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सही है, एक समान और शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के, खाली जगह दिया हुआ है, में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। सही हो जाएगा कोयले। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था पंजाब में 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पादक कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवर्णिकलक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन प्लास्टिड है जिसमें वर्णक नहीं होते हैं। वे पौधे के गैर प्रकाश संश्लेषक भागों जैसे कि जड़, तना और बीजों में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा, चलिए इसको देखेंगे, प्रश्न नंबर 59। इस प्रश्न में कह रहा है, खाली जगह दिया है, कह रहा है कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो वह हो जाएगा पित्त लवण। ठीक है, देखिए पित्त एक पाचक रस है जो कि यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए विभेदन, डिफ्रेंसिएशन जिसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा, आप चलिए उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 63, इसमें कह रहा है कि कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो उस महोत्सव का नाम है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है। यह देश का सबसे लंबा और सबसे लोकप्रिय संगीत समारोह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है?
सही हो जाएगा इसका 2H2O 2H2 प्लस O2 जो दिया गया है यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन का परिणाम तब होता है जब किसी यौगिक के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला जो प्रश्न दिया गया है अब उसको, प्रश्न नंबर 67 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए इसका जो सही आंसर है वह है विपणित अधिशेष। ठीक है, विपणित अधिशेष। देखिए कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 71। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि तारपीन के तेल और कांच के आवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। प्रकाश की किरण तारपीन के तेल से कांच तक जाती है और तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक खाली जगह दिया हुआ होता है और किरण कांच में सामान्य से फिर खाली जगह दिया हुआ है झुक जाती है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1.03 की ओर, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन खाली जगह दिया हुआ होगा और प्रतिबिंब फिर खाली जगह दिया हुआ है होगा। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा 1 से कम और सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगह है, कह रहा है कि एक समावयवी युग्म बनाते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, पूछ रहा है कि इसके बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया हुआ है। अगले जो प्रश्न दिया है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और ये नाबार्ड जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है और यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, इसको भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चलिए अब उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है। किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 324 में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। वह कौन सा समूह है। तो फ्रेंड्स वह समूह हो जाएगा समूह 18, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत और इनमें से किस देश ने दोनों देशों के निवेशों से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण, आगे जो दिया हुआ चलिए देख लीजिए, निर्माण हेतु प्रस्ताव पर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर सहमति दी है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर जो 3 है नेपाल, भारत और नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं। किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं। तो ये निवास करते हैं मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में कह रहा है कि जब तक एमपी औसत उत्पाद एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद क्या रहता है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है वह है बढ़ना जारी रहता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूत्र दिया गया है, दूसरे तरफ उसका नाम है, इसको सुमेलित करना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 का सी है
CH3COOH जो है इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। 2 का D CHCl3 का नाम क्या है फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म है। 3 का B CH3CH2OH जो है ये क्या है, एथेनॉल है। और CH4 ये क्या है, मेथेन है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 93। देखिए इसमें कह रहा है कि किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, वह कौन सी भारतीय भाषा है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तमिल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि 2 बल्बों ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया है। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात जो निकल के आएगा वो होगा 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आगे फ्रेंड्स देखिए मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।